नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो आकार डिजी9 और मैं हूं प्रभाकर सूर्यवंशी। दोस्तों, बीते हुए कल के दिन में महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी हलचल देखने को मिली। महाराष्ट्र की FBI यानी फडणवीस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कल सदन में एक और टेलीफोन बम फोड़ डाला। खुद देवेंद्र फडणवीस ने अपने पिछले कई दिनों की जो तफ्तीश उन्होंने जो शुरू की है, उस तफ्तीश को उन्होंने एक बड़ा ही सुलझा हुआ नाम दिया हुआ है, FBI फडणवीस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वैसे देखा जाए तो नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर बीजेपी के नेता और सारे विधानसभा के सदस्य शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाए हुए थे। सदन का बजट सत्र जब से शुरू हुआ है वो दिन है और आज का दिन है। विपक्ष महाविकास आघाड़ी को घेरने की पूरी तैयारी में दिखाई दिया। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष पहले से ही रास्ते पे भिड़ गया था, रास्ते पे उतर गया था। सदन में भी इस विषय की लगातार मांग होती रही, मगर आज ये आलम है कि यह मामला अब कोर्ट में जा चुका है। NIA और ED ने जो तफ्तीश इस मामले में की, उस तफ्तीश की बिना पर नवाब मलिक आज सलाखों के पीछे दिन गिन रहे हैं। कल उन्होंने अपनी जमानत के लिए हेबियस कॉर्पस अर्जी दाखिल की है कोर्ट में। अब उनकी किस्मत का फैसला तो कोर्ट के हाथों में जा चुका है। रास्ते की ये लड़ाई अब कोर्ट के दरवाजों को दस्तक दे रही है। सरकार के जो वकील थे, विशेष सरकारी वकील प्रवीण चौहान, उनके कांड जिस वीडियोज में दिखाई दे रहे हैं वो 125 घंटे का रिकॉर्डिंग जो देवेंद्र फडणवीस द्वारा सदन के सामने रखा गया था, उस मामले की जांच CBI द्वारा हो, इस मांग के लिए विपक्ष अड़ा हुआ था। मगर आज दिलीप वळसे पाटील जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उन्होंने यह मामला CBI की जगह महाराष्ट्र CID के हाथों सौंप दिया। जाहिर है विपक्ष इस बात पे नाराज तो होगा ही। देवेंद्र फडणवीस ने इस बात पर अपनी नाराजगी जताते हुए सरकार के इस फैसले को कोर्ट में जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात की है। आप गिनते जाइए, सरकार और विपक्ष के बीच की जो तनातनी का ये दूसरा मामला है जो कोर्ट के सामने लड़ा जाएगा। ये लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं होती। एक और मामला है जो कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है, रश्मि शुक्ला वाला फोन टैपिंग का मामला। कल के दिन में देवेंद्र फडणवीस द्वारा जो दूसरा बम फोड़ा गया, उसमें इस सरकार की जड़ें किस तरह से अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है, इस बात का खुलासा हो गया। आपने वक्फ बोर्ड का नाम तो सुना होगा ही। हाँ, वही वक्फ बोर्ड जिसकी अनगिनत एकड़ जमीनें हैं हमारे देश में। आप ही बताइए, इस बोर्ड को चलाने वाले मेम्बरान कौन होने चाहिए, जिन्हें खुदा के कहर का खौफ हो, जो अल्लाह के रसूल को मानते हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, मौलाना हो, हाजी हो। मगर असल में इस बोर्ड पे कौन लोग बैठे? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के रिश्तेदार। देवेंद्र फडणवीस ने सदन में जो ऑडियो क्लिप का ब्यौरा दिया है, जिसमें वक्फ बोर्ड के एक सदस्य है डॉक्टर मुदस्सिर लांबे, जिन्हें नवाब मलिक ने अपने अल्पसंख्यक मंत्री होने के हैसियत से इस पद पर नियुक्त किया था, जबकि इस नियुक्ति के बारे में दो राय है। ये नियुक्ति हुई थी 13 सितंबर 2019 को शायद, तो उस वक्त तो बीजेपी की सरकार थी। मामला तारीख का है तो देखा जाएगा कौन सी तारीख थी, कौन सा दिन था। मुदस्सिर लांबे ये वो बंदा है जो माहिम में शिवसेना के एक उम्मीदवार थे, प्रत्याशी मिलिंद वैद्य, जो मुंबई के महापौर भी रह चुके हैं। उनके खिलाफ मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लड़ चुके, और जिस पार्टी की ओर से तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, जिस पार्टी का टिकट उनको मिला था, वो पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो जाहिर है कि मुदस्सिर लांबे किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई बात नहीं, ये बंदा अपने किसी मोहम्मद अरशद खान नाम के एक दोस्त से क्या बतियाता है, उनकी जुबानी सुनिए। बोर्डावर नियुक्त केलेले डॉक्टर लांबे हे आपला विस्तृत परिचय देत आहे। मी त्याची ऑडिओ सीडी आपल्याला दिलेली आहे, या पेनड्राईव्ह मध्ये त्याचा सगळा ऑडिओ आहे। डॉक्टर लांबे यांचा मोहम्मद अरशद यांच्याशी झालेला संवाद आहे। परिचय व्यतिरिक्त वक्फ बोर्डात कमाई कशी करायची याचाही विस्तृत उल्लेख आहे। आता आपण आधी यांचा संवाद आहे। संवाद। सलाम वालेकुम डॉक्टर लांबे, मेरा प्रॉब्लम क्या है मालूम? मेरे ससुर दाऊद के राइट हैंड थे और मेरा रिश्ता
जो हसीना आपा ने कराई थी। मेरे तरफ से सोहेल भाई थे और वहां से हसीना आपा थी। हसीना आपा यानी दाऊद की बहन, हसीना आपा और साथ में इकबाल कास्कर की वाइफ इन्हें दाऊद की भाभी। जरा भी कुछ हुआ तो बात वहां तक पहुंचती है, कराची तक। कोण सांगताय? आपल्या वक्फ बोर्डाचे मेंबर। मग तो अरशद खान, तोही हुशार है। तो क्या म्हणतो, तुमने उनके साथ अनवर का नाम तो सुना होगा, वो मेरे चाचा है, वो भी उसके साथ ही रहते थे, मतलब स्टार्ट में रहते थे, अभी इंतकाल हो गया। डॉक्टर लांबे, मेरा ससुर पूरा कोकण बेल्ट संभालते थे, ब्लैक बेल्ट थे और वही पूरा संभालते थे। मगर अरशद खान, अच्छा, बॉम्बे में मेरे चाचा थे और पूरा संभालते थे। जब मैं मदनपुरा में था, भेंडी बाजार में मेरी पैदाइश है। मैं डॉक्टर लांबे, मेरे घर में कोई मसला होता है तो वहां तक पहुंचता है, सीधी बात भाई तक पहुंचती है। अभी 4-5 दिन से मेरे घर में मसला चल रहा है, लगता है कि अपनी जान की जान देने जैसा है। अरशद खान, इसलिए मैंने पूछा सही सही में तेरी कहानी क्या? तो बोली कुछ नहीं, मेरा अपना टेंशन है। डॉक्टर लांबे, अरशद, मैं बोलता हूं कि तुम अभी वकफ का काम पकड़ो, अभी अपने पास पावर है, अभी तुम चाहे जितना पैसा कमा सकते हो, पूरे वकफ के काम शुरू करो, कमाने का सेटिंग करो, तुम्हारा आधा मेरा आधा। बोलो, नवाब का सपना, दाऊद का माल अपना। अभी मैं बैठूंगा और तुमसे पर्सनली ये सब चीजों में बैठूंगा, अपना एक बंदा लेके आऊंगा और सारे काम पकड़ूंगा। डॉक्टर लांबे, मेरे माहिम में कैसा होता मालूम है? मेरे साथ क्या हुआ तो पूरे लोग साथ में आ जाते हैं। अरशद, अरशद के नाम से बिल्डिंग ले, अरशद मेरे भरोसे का आदमी है, पलटी नहीं मारेगा। डॉक्टर लांबे, तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है, लेकिन मेरे ऊपर नहीं बैठ सकती। अध्यक्ष महोदय, ज्या संवाद क्रमांकावर हा संवाद झाला, अरशद खान आणि मुदस्सर लांबे आता अरशद खानला याने जेलमध्ये टाकलाय, ठाणे पोलिसांच्या ताब्यात आहे, फॉर्च्युनेटली मोबाईलही त्यांच्या ताब्यात आहे। आता मंत्री महोदय, विनंती एवढीच आहे, मांडल्याबरोबर डिलीट होऊ देऊ नका, लगेच कळवा। पूर्ण मी संवाद दिलेला आहे, त्यामुळे डिलीट झाला तरी प्रॉब्लेम नाही आहे, पण कळवा, तो मोबाईल जप्त करा। पण मला एवढंच सांगायचं आहे की चक्क दाऊदची माणसं पण वक्फ बोर्डात नियुक्त केली आहेत। इस्लाम में ज़कात की बड़ी अहमियत होती है। छोटा मोटा कोई भी सच्चा मुसलमान चाहता है कि उसकी औकात हो या ना हो, वो चाहता है कि ज़िंदगी में एक बार ही सही ज़कात ज़रूर करे। ज़कात यानी हम जिसे दान धर्म कहते हैं। इसी ज़कात से इकट्ठा की गई ज़मीनों पर सोने चांदी, हीरे जवाहरात और नगद पैसों पर इस वक्फ बोर्ड का अमल होता है। ज़रा सोचिए, दाऊद गैंग से जुड़े अवसरवादियों को अगर ये खजाना सौंपा जाए तो क्या ये लोग दीन धर्म का काम करेंगे? अरे लूट मचा देंगे ये लोग। अभी आपने सुना ही होगा, आखिरी लाइन क्या थी? वक्फ का बिजनेस अच्छा है। वक्फ बिजनेस है? क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? अबे सालो, ये दीन धर्म का चैरिटी का पैसा है, उसे भी तुम हड़प लोगे? दोस्तों, अगर हम इन सारे मामलों को गौर से देखेंगे और इस पर थोड़ा सा मंथन करेंगे तो एक बात अपने आप सामने आ जाती है, और वो बात है कि अब जहाँ भी जिस किसी भी मामले में दाऊद का थोड़ा सा भी जिक्र होगा, दाऊद का लिंक या कनेक्शन दिखेगा, तो विपक्ष इस बात को जोर शोर से भुनाएगा ज़रूर। क्योंकि दाऊद जो है इस देश का मोस्ट वांटेड अपराधी तो है, मगर मुंबई शहर की बात करें तो इस शहर के लिए दाऊद एक गहरी चोट है जो हर मुंबईकर के दिलो दिमाग पर अपना घाव छोड़े हुए। दाऊद से नफरत करता है इस शहर का हर वो शख्स जो इस मुंबई को अपना शहर, अपना सब कुछ मानता है। ये सपनों का शहर जो इस आम आदमी को 2 वक्त की रोटी देता है, सर ढकने का आसरा देता है, इसी शहर को लहूलुहान करने वाले दाऊद के लिए मुंबई के दिल में नफरत ही है और कुछ नहीं। और इस दाऊद की जो मुखालत करेगा वो भी मुंबई से नफरत ही पाएगा। भारतीय जनता पक्ष का हर एक कदम अब मुंबई सेंट्रिक होता जाएगा, होना ही चाहिए।
मुंबई महानगर पालिका जो पिछले 25 से 30 सालों से शिवसेना के हाथों में, और इस महानगर पालिका से बटोरे जाने वाले करोड़ों रुपयों से शिवसेना की भ्रष्ट राजनीति रंग लाती, उसे खत्म करने का एक सुनहरा मौका बीजेपी के हाथों लगा है। फडणवीस इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। बीएमसी के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब दाऊद को खूब उछाला जाएगा। पिछले कुछ दिनों से नवाब मलिक के कुंडली में जो दाऊद नाम का एक ग्रह चौकड़ी मार के बैठा है, उसका अगर मलिक से कनेक्शन है तो मलिक के बड़े साहब इन साहब से कुछ भी या किसी भी तरह का रिश्ता ना होना, ये बात कुछ हजम नहीं होती। मगर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि ये भी दाऊद के सगे हैं। ना भाई ना, जो भी बंदा ऐसा कुछ कहता है तो उसे कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। उनके पीछे महाराष्ट्र की पुलिस हाथ धो के लग जाती है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति आज एक बॉक्सिंग रिंग हो गई है, जिस रिंग में सरकार और विपक्ष दोनों लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं। मुक्के मार कर दोनों बॉक्सर कुछ अब थके से नजर आ रहे हैं। अब आगे का मुकाबला इस रिंग में नहीं बल्कि कोर्ट में होने जा रहा है। अब देखना यह होगा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट लॉ को तोड़ने के आरोप में फडणवीस को घेरा जाएगा या फडणवीस के बम धमाकों से इस सरकार की धज्जियां उड़ेंगी। यह मुकाबला बड़ा ही रोचक और रंजक होगा। बीजेपी इस पूरे असले को, दारू, गोला, बम, ये असले को सरकार को गिराने में इस्तेमाल कर रही है या फिर ये सब जो चल रहा है वो बीएमसी इलेक्शन की तैयारियां हो रही है। सोचिए क्या हो रहा है। तब तक हमें देखना होगा कि नवाब मलिक को जमानत मिलती है या उनकी आने वाली रातें भी लॉकअप में बीतेंगी। ऐसा सुना है कि लॉकअप में उन्हें नींद नहीं आती। रात में नींद आएगी तो उन्हें सपने भी आएंगे। उन्हें सपने आना ज़रूरी है क्योंकि नवाब का सपना दाऊद के साथ वक्फ बोर्ड का माल भी अपना। दोस्तों, फिलहाल इजाज़त दीजिए, और भी आगे कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य लेके मैं आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।